उस दोपहर शहर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन गर्मी झुलसा देने वाली थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था, जिससे डामर चमक रहा था और सड़क पर चलने वाले वाहन भारी हवा के कारण धीमी गति से चलते हुए लग रहे थे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतार के बीच एक सफेद पिकअप वैन शांति से चल रही थी। ड्राइवर की सीट पर एक युवा महिला बैठी थी, उस्तादा लिली, जिसने एक लंबी सफेद कमीज और एक चौड़ा क्रीम रंग का हिजाब पहना था। वह ध्यान से गाड़ी चलाती हुई दिख रही थी। कभी कभी वह शीशे में देखती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीछे का सामान सुरक्षित है। उसकी पिकअप वैन के पिछले हिस्से में किताबों से भरे कई डिब्बे और छात्रों के लिए दैनिक आवश्यकता का सामान बड़े करीने से बंधा हुआ था। यह सामान उस मस्जिद के भक्तों द्वारा दान किया गया था जहां वह पढ़ाती थी, और इसे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से मदरसा में पहुंचाया जाना था। लिली यह सब बिना किसी अनुरोध, बिना किसी वेतन के करती थी, केवल इसलिए कि वह इसे एक शिक्षक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अपनी जिम्मेदारी मानती थी। उस दिन उसने खुद सामान ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसका नियमित ड्राइवर छुट्टी पर था। उसके लिए दिन के समय गाड़ी चलाना कोई समस्या नहीं थी, जब तक उसकी नीयत सही थी। हालांकि उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लिली सतर्क थी। वह जानती थी कि सड़क पर हालात अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। खासकर कुछ सड़कों पर अभी भी ऐसे अधिकारी होते थे जो नियमों के बाहर काम करते थे। लेकिन अब तक उसे कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। उसके पास पूरे दस्तावेज थे, ड्राइविंग लाइसेंस सक्रिय था, और उसने कभी कोई उल्लंघन नहीं किया था। जिस गाड़ी को वह चला रही थी वह भी कोई शानदार नहीं थी। मस्जिद प्रबंधन की केवल एक काम लायक पिकअप वैन थी जिसे उधार लिया गया था। सब कुछ सरल था, लेकिन उसके अच्छे इरादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही वह दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंची, उसने गाड़ी की गति थोड़ी धीमी कर दी क्योंकि सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। कभी कभी पीछे से मोटरसाइकिलों के हॉर्न सुनाई देते थे, लेकिन लिली शांत रही। उसके हाथ स्टीयरिंग पर दृढ़ थे, उसकी आंखें सड़क के निशानों पर टिकी हुई थीं। उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वह भी सड़क पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहती थी। वह इस रास्ते से अक्सर गुजरती थी और अब तक यह हमेशा सुरक्षित रहा था। लेकिन आज उसे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सहनशीलता को धूप की गर्मी से भी ज्यादा परखेगा। मुख्य सड़क पर कुछ मिनट तक चलने के बाद उस्तादा लिली को यातायात प्रवाह में मंदी महसूस होने लगी। उसके आगे वाहन रेंगने लगे, जबकि विभिन्न दिशाओं से हॉर्न की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी सफेद पिकअप वैन की गति धीमी कर दी, सुरक्षित दूरी बनाए रखी और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। बाईं ओर एक छोटा चौकी दिख रहा था जहां 3 वर्दीधारी पुरुष सड़क के किनारे खड़े थे, जो एक एक करके गुजरते वाहनों पर ध्यान दे रहे थे। अचानक उनमें से एक ने जोर से हाथ हिलाया और लिली की ओर इशारा किया। दूसरे 2 भी आगे बढ़ गए, जैसे जानबूझकर सड़क का एक हिस्सा बंद कर रहे हों। बिना किसी स्पष्टीकरण के उनमें से सबसे बड़े आदमी ने हाथ उठाया और उसे रुकने का इशारा किया। लिली चौंक गई। कोई आधिकारिक नाकाबंदी नहीं थी, कोई संकेत नहीं था, और उनके तीनों के अलावा कोई अन्य अधिकारी आसपास नहीं था। लेकिन वह फिर भी मान गई। उसने धीरे से स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। जैसे ही उसने खिड़की का शीशा नीचे किया, जिस वर्दीधारी आदमी ने पहले इशारा किया था वह तुरंत पास आ गया। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी आंखों में एक जबरदस्त भाव था। कागजात मैडम, उसने बिना किसी अभिवादन या परिचय के कहा। उसके 2 दोस्त थोड़ी दूर पीछे खड़े थे, स्थिति पर नजर रख रहे थे और कभी-कभी इधर-उधर देखते थे। लिली ने डैशबोर्ड खोला और बिना ज्यादा बोले अपना आरसी
पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस सौंप दिया। वह जानती थी कि बेहतर यही होगा कि वह अपने व्यवहार को नियंत्रित रखे, हालांकि उसके मन में सवाल उठने लगे थे। 2 मिनट तक उस आदमी ने उसके दस्तावेज वापस कर दिए, लेकिन लिली को आगे जाने देने के बजाय उसने कहा कि उसकी गाड़ी माल ढुलाई नियमों का उल्लंघन कर रही है और उसका चालान काटना होगा। लिली चौंक गई, भ्रमित महसूस कर रही थी। उसे यकीन था कि वैन के पिछले हिस्से में सामान ज्यादा नहीं था और सब कुछ करीने से बंधा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाती, उस आदमी ने तुरंत 10,000 रुपए का जुर्माना मौके पर ही भरने की राशि बता दी। उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। उसकी मांग का लहजा आधिकारिक नहीं लग रहा था और लिली अच्छी तरह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। लिली अभी भी स्टीयरिंग के पीछे शांत बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की के पास खड़े वर्दीधारी अधिकारी को घूर रही थीं। वह विनम्र रहने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मोटा आदमी, चिकने चेहरे और पुरानी वर्दी वाला, उसकी गाड़ी की खिड़की की ओर झुका। मैडम, आप बहुत ज्यादा सामान ले जा रही हैं। यह उल्लंघन है। हमें कार्रवाई करनी होगी, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, मानो उसे ये शब्द रटे हुए हों। उसके पीछे उसके 2 सहयोगी बस हाथ बांधकर खड़े थे। कभी कभी वे आसपास देखते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका कोई वरिष्ठ अधिकारी पास से नहीं गुजर रहा है। उस्तादा लिली ने थोड़ा सा पलटकर शीशे में देखा। पीछे का सामान वास्तव में ज्यादा था, लेकिन छत की ऊंचाई से अधिक नहीं था और सब कुछ करीने से व्यवस्थित और बंधा हुआ था। गाड़ी भी डगमगा नहीं रही थी या एक तरफ झुकी नहीं थी। वह अच्छी तरह से माल ढुलाई नियमों के बारे में जानती थी क्योंकि उसने पहले भी मदरसा को कई बार सहायता पहुंचाई थी। शांति से उसने जवाब दिया, यह अभी भी उचित सीमा के भीतर है, सर। कोई उल्लंघन नहीं है। मेरे दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस भी पूरे हैं। उसकी आवाज शांत रही, उसमें कोई चुनौती नहीं थी। बस इस बात की पुष्टि थी कि उसे कोई गलती महसूस नहीं हुई थी। हालांकि अधिकारी की प्रतिक्रिया तेजी से बदल गई। उसने हल्की हंसी हंसी और फिर कहा, मैडम, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। हमें नियमों के बारे में न सिखाए। उसकी आवाज व्यंग्यात्मक हो गई और उसका चेहरा तिरस्कारपूर्ण होने लगा। उसके 2 सहयोगी भी गाड़ी के पास आने लगे। उनमें से एक, जो छोटा और कम आत्मविश्वासी था, धीरे से कहा, मैडम, बस पैसे दे दो ताकि यह जल्दी खत्म हो जाए। लिली ने बस एक एक करके उन पर नजर डाली, गहरी सांस रोके हुए। वह पैसे निकालकर समस्या को तुरंत हल कर सकती थी, लेकिन यह उसका तरीका नहीं था। वह बुराई के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। वह जानती थी कि एक बार अगर उसने हार मान ली तो वे दूसरों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए वह अपनी जगह पर सीधी देखती हुई खड़ी रही और स्पष्ट रूप से कहा, माफ कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं भुगतान नहीं करूंगी। ये शब्द शांत सुनाई दिए, लेकिन उन्होंने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। उनमें से एक, मोटी काया वाला आदमी जिसकी वर्दी पुरानी थी और ऊपर के बटन खुले थे, लिली की गाड़ी की खिड़की के पास आया। बिना किसी भूमिका के उसने 10,000 रुपए का आंकड़ा बताया। अभी भुगतान करो ताकि जल्दी खत्म हो जाए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दबाव था। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चालान नहीं और कोई उल्लंघन का सबूत नहीं। उस्तादा लिली ने बस उस आदमी को सपाट चेहरे से देखा, आश्चर्य और गुस्से को रोके हुए जो उसके गले तक उठने लगा था। लिली अच्छी तरह जानती थी कि यह आंकड़ा बेतुका था।
यहाँ तक कि लाल बत्ती तोड़ने या समाप्त आरसी जैसे गंभीर उल्लंघनों के लिए भी जुर्माना इतना बड़ा नहीं था। माल ढुलाई के आरोप के लिए तो और भी नहीं, जिसके मापदंड स्पष्ट नहीं थे। उसने धीरे से सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए, और फिर पूछा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे भुगतान क्यों करना चाहिए, और वह भी इतनी बड़ी राशि। लेकिन जवाब मिलने के बजाय उस आदमी ने अपने दो सहयोगियों की ओर देखा और ठहाका लगाया। उनमें से एक, जो अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा था, उसने जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो मैडम। क्या तुम परेशानी चाहती हो? बातचीत दबाव में बदल गई। तीनों का लहजा और ज्यादा असभ्य हो गया। जिस आदमी ने राशि का उल्लेख किया था वह फिर से पास आया, इस बार ज्यादा आक्रामक। अगर तुम यहाँ भुगतान नहीं करोगी तो हम तुम्हारी गाड़ी को यहीं रोक लेंगे ताकि सब लोग देखें। उसने गाड़ी के पीछे वाले हिस्से पर उंगली से थपथपाते हुए धमकी दी। थपथपाने की आवाज सड़क पर गूंज उठी, जिससे धीरे धीरे गुजरते कुछ सड़क उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ। लिली ने धीरे से पलटकर देखा, यह महसूस करते हुए कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि माहौल और ज्यादा असहज हो रहा था, लिली हिली नहीं। वह जानती थी कि अगर वह अडिग रहती है तो खतरा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जबरन वसूली के प्रति चुप रहना कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे, जबकि उसकी थैली में रखा छोटा बटुआ बंद था। वह इस तरह के दबाव का सामना करने के लिए तैयार थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आज इतनी जबरदस्त और असभ्य तरीके से होगा। जो शुरू में सहायता पहुंचाने का एक नेक इरादा था, वह अब धूप की गर्मी और अन्याय की आग के बीच अखंडता की कसौटी बन गया था। उस्तादा लिली ने वर्दीधारी आदमी को सीधे देखा, जो अभी भी उसकी खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा नहीं बदला था, उसमें कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज अब और ज्यादा दृढ़ लग रही थी। माफ कीजिए सर, मुझे नहीं लगता कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है। अगर कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे लिखित में दिखाएं। मैं बिना किसी स्पष्ट कानूनी आधार के भुगतान नहीं कर सकती। उसके शब्द स्पष्ट और बिना किसी हिचकिचाहट के थे। यह वाक्य कोई चुनौती नहीं था, बल्कि एक स्थिति बयान था, एक सीमा जिसे उसने खींचा था ताकि आगे की धमकी के लिए कोई जगह न बचे। अन्य दो अधिकारियों में से एक तुरंत भुनभुनाया और गाड़ी के पीछे की ओर चला गया, जैसे वह सामान की जांच करना चाहता हो, जबकि शुरू से ही उनका इरादा प्रक्रिया के अनुसार जांच करने का नहीं था। इस बीच जिस आदमी ने बातचीत का नेतृत्व किया था, उसने धीरे से सूंघा और फिर खिड़की में झुक गया। मैडम, क्या आपको लगता है कि यह एक चर्चा मंच है? अगर मैं कहता हूं कि यह उल्लंघन है तो यह उल्लंघन है, चाहे सबूत हो या न हो, फिर भी भुगतान करो। इस बयान के बाद एक तेज नजर और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई, जैसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी के मनोबल को कम करना चाहता हो। लेकिन लिली ने जरा भी डर नहीं दिखाया। वह अभी भी स्टीयरिंग के पीछे बैठी थी। उसके हाथ अब उसके सीने पर क्रॉस थे। नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं सड़क पर इस तरह से पैसे नहीं दूंगी। उसकी आवाज अभी भी ऊंची नहीं थी, फिर भी उसके सामने वाले आदमी को थोड़ा पीछे हटने के लिए काफी थी। फुटपाथ पर थोड़ी दूर खड़े दो नागरिक स्थिति पर ध्यान देने लगे। उनमें से एक तो पेड़ के पीछे से चुपचाप रिकॉर्ड भी करता हुआ दिख रहा था। स्थिति अजीब हो गई। तीनों अधिकारी जैसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जिस महिला को वे दबाव में झुक जाएंगे, वह विनम्र लेकिन दृढ़ प्रतिरोध करेगी। उन्हें अभी नहीं पता था कि वह महिला असल में कौन थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह दिन सामान्य नहीं था। वह ऐसी शिकार नहीं थी जो बस चुपचाप हार मान लेगी। लिली ने फैसला कर लिया था।
अगर उसे अन्याय का सामना करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेगी। लिली के दृढ़ इनकार के बाद हवा में तनाव बढ़ने लगा। तीनों अधिकारियों के चेहरे बदल गए। जिस आदमी ने नेतृत्व किया था, इंस्पेक्टर शर्मा, ने लंबी सांस ली और उसे जोर से छोड़ा। वाह, सच में। बस इसलिए कि आपने एक बड़ा हिजाब पहना है, आप खुद को सबसे सही मानती हैं, उसने उपहास करने के इरादे से हल्की हंसी के साथ कहा। उसके दो सहयोगियों ने भी हल्की हंसी हंसी। सब इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, चौड़ा हिजाब लेकिन जिद्दी। अगर आप अधिकारियों का सम्मान नहीं करती हैं तो कोई फायदा नहीं। लिली अपनी जगह पर स्थिर रही। उसने पलटकर नहीं देखा, नहीं जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ने लगीं, यह संकेत देते हुए कि वह धीरे धीरे बढ़ते हुए गुस्से को रोक रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह अब नियमों के बारे में नहीं था, यह सम्मान के बारे में था। वे कानून लागू नहीं कर रहे थे। वे एक आसान शिकार ढूंढ रहे थे जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। और जब वे असफल रहे तो उन्होंने निजी तौर पर हमला करना शुरू कर दिया, उसके पहनावे और विश्वास का मजाक उड़ाया। कांस्टेबल राज, जो अब तक चुप था, भी बोल पड़ा। हमें इसकी गाड़ी को जब्त कर लेना चाहिए ताकि इसे सबक मिले, ताकि यह सभ्य होना सीखे। उसने पिकअप वैन के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया जैसे वह जबरदस्ती तिरपाल हटाना चाहता हो। लिली ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और शांत भाव से नीचे उतर गई। वह बिना कुछ कहे उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसने स्पष्ट संकेत दिया कि उसे गलत तरीके से व्यवहार किए जाने पर वह चुप नहीं रहेगी। कुछ वाहन चालक धीमी गति से गुजरने लगे ताकि देख सकें। कुछ पल भर के लिए रुक गए, कुछ ने सुनने के लिए खिड़कियां खोलीं। लेकिन उन अधिकारियों को परवाह नहीं थी। उन्होंने लिली को गाड़ी में वापस जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम परेशानी नहीं चाहती हो तो बस बात मान लो मैडम। ज्यादा नाटक मत करो, इंस्पेक्टर शर्मा ने तेज आवाज में चिल्लाया। माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और उनका मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा प्रत्यक्ष धमकी में बदल गया। लेकिन लिली के लिए चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि अगर उन्हें जाने दिया गया तो उनके बाद और भी शिकार होंगे। सब इंस्पेक्टर वर्मा तेजी से सड़क के किनारे स्थित छोटी चौकी की ओर बढ़ा, जो उनके खड़े होने की जगह से ज्यादा दूर नहीं थी। वहां एक लाल अग्निशमन होज लटका हुआ था जिसका उपयोग आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में किया जाता था। लेकिन उस दिन यह आग के बारे में नहीं था, बल्कि अहंकार और किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने के प्रयास के बारे में था जो झुकने से इनकार कर रहा था। बिना ज्यादा बात किए उसने होज खींचा, वाल्व खोला और उसका सिरा लिली की ओर कर दिया। पानी जोर से बह निकला, उसकी आवाज सरसराती हुई और फिर लिली के शरीर पर सिर से पांव तक जा लगा। उसने जो सफेद कमीज पहनी थी वह तुरंत उसके शरीर से चिपक गई, भारी और गीली। चौड़ा क्रीम रंग का हिजाब भीगकर उसके कंधों और गर्दन से चिपक गया। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर जोर से बह रही थीं, फिर भी वह नहीं हिली। उसने चीखी नहीं, न ही खुद को बचाया। वह बस सीधी खड़ी रही, एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं जैसे वह अपनी सांस गिन रही हो। अन्य दो अधिकारियों से हंसी की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर शर्मा ने धीरे से सीटी बजाई और फिर चिल्लाया, वाह, अब तो ठंडक मिल गई ना मैडम। आपका दिमाग गर्म हो गया था, इसे ठंडा कर लो। कांस्टेबल राज भी हंसा, हालांकि उसकी आंखें जो कुछ हुआ था उसे देखकर पूरी तरह से सहज नहीं थीं। फुटपाथ से देख रहे कुछ नागरिकों ने धीरे से आवाज उठानी शुरू कर दी। कुछ ने धीरे से गाली दी, कुछ ने ज्यादा गंभीरता से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से किसी ने भी तुरंत हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। स्थिति तेजी से बदल गई, मौखिक दबाव से एक वास्तविक शारीरिक अपमान में।
लिली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके बाल अभी भी हिजाब के नीचे छिपे हुए थे, लेकिन अब उसका चेहरा गीला था और उसकी नजर बदलने लगी थी। गुस्सा नहीं, न ही घबराहट, बल्कि सपाट, ठंडी। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रही, जिससे बचा हुआ पानी उसके कपड़ों से डामर पर टपकता रहा। लेकिन जो कोई भी करीब से देखता, वह जानता था कि वह कुछ रोक रही थी, कुछ ऐसा जो जल्द ही फटने वाला था। सड़क के उस पार, फुटपाथ के किनारे उगे बरगद के पेड़ की घनी छाया के नीचे, कुछ नागरिक जो पहले केवल तेज धूप से बचने के लिए खड़े थे, अब खड़े हो गए और पास आने लगे। शुरू में वे केवल दूर से देख रहे थे, यह सोचकर कि यह केवल एक सामान्य यातायात जांच थी। लेकिन जब उन्होंने एक बड़े हिजाब वाली महिला पर होश से पानी की तेज धार गिरते देखी, तो उनका ध्यान तुरंत तनाव में बदल गया। उनमें से कुछ ने अपने मोबाइल फोन निकाले। एक पुराने जैकेट वाला ऑटो चालक ने रिकॉर्ड बटन दबाया, अपने कैमरे को 3 पुलिसकर्मियों और उस महिला की ओर केंद्रित किया जो अब सफेद पिकअप वैन के पास गीली खड़ी थी। उसके बगल में एक युवा महिला चिंतित दिख रही थी और फिर धीरे से अपनी दोस्त से फुसफुसाई, वह अलहिकमा मस्जिद की उस्तादा है ना? उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी थी कि वे जो देख रहे थे वह केवल एक सामान्य दृश्य नहीं था। इंस्पेक्टर शर्मा ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, यह महसूस करते हुए कि वे ध्यान का केंद्र बन रहे थे। लेकिन शांत होने के बजाय उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे अभी भी यकीन था कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इसे वीडियो बनाओ, उसने जोर से कहा। इसे वायरल होने दो, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस का विरोध कौन करता है। उसका बयान नागरिकों को धमकाने के इरादे से ज्यादा था, बजाय उनके रिकॉर्डिंग को गंभीरता से लेने के। हालांकि उसकी उम्मीद के विपरीत कोई भी नागरिक डरा हुआ नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि 2 युवा जो पहले सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे थे, आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से असहमति दिखा रहे थे। भीड़ भरी और गर्म सड़क के बीच लोगों की नजरें बदल गईं। वे अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि आकलन कर रहे थे। और ऐसे समय में सत्ता का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा था। लिली अपनी गाड़ी के बगल में बिना कुछ कहे खड़ी रही, जो अब कुछ हिस्सों में गीली थी। उसकी सफेद कमीज जो उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, सड़क की हवा के कारण कुछ हिस्सों में सूखने लगी थी। लेकिन उसका वजन अभी भी महसूस हो रहा था। उसने अपने चेहरे से पानी नहीं पोंछा, न ही अपने हिजाब को ठीक किया, न ही अपने कपड़ों को पोंछा। वह बस चुप रही। लेकिन उसकी आंखों से यह बदलाव स्पष्ट था। उसकी नजर जो पहले धैर्य और नियंत्रण से भरी थी, अब तेज और ठंडी हो गई थी। वह कोई भड़कता हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता थी जिसने अपनी अंतिम सीमा खींच ली थी। धीरे से हरकत करते हुए लिली ने ड्राइवर की तरफ की पिकअप वैन का दरवाजा खोला। उसका हाथ डैशबोर्ड में गया और उसने एक छोटी काली टोपी निकाली। वही टोपी जिसका उपयोग वह आमतौर पर बच्चों को मदरसा में पढ़ाने के दौरान किताब पढ़ते समय सिर ढकने के लिए करती थी। उसने टोपी को एक पल के लिए देखा और फिर उसे सीट पर करीने से रख दिया, जैसे वह अपने नरम पक्ष को अलग रख रही हो। उसकी हरकत शांत थी, लेकिन जिसने भी ध्यान दिया, उसके लिए यह पूरी तरह से अर्थपूर्ण थी। वह पर्याप्त धैर्य रख चुकी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने यह देखा और हल्की हंसी हंसी। तो अब आप नमाज पढ़ने जा रही हैं, मैडम? गांव लौट जाना बेहतर है, उसने अपनी बेल्ट से लटकी छोटी सी डंडी को थपथपाते हुए ताना मारा। हालांकि लिली से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा बंद किया और फिर उन तीनों वर्दीधारी पुरुषों की ओर मुड़ी जो अब करीब खड़े थे।
उसके कदम छोटे और हल्के थे, लेकिन फिर भी दृढ़ थे। फुटपाथ से रिकॉर्ड कर रहे लोग अब अपने कैमरों को और ज्यादा गंभीरता से केंद्रित कर रहे थे। कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, लेकिन हवा में तनाव तुरंत बदल गया। लिली ठीक सब इंस्पेक्टर वर्मा के सामने खड़ी थी, वही आदमी जिसने पहले उस पर पानी डाला था। दोनों के बीच केवल 1 मीटर की दूरी थी। वर्मा उसे उपहास भरे भाव से देख रहा था, अभी तक यह महसूस नहीं कर रहा था कि उसके सामने वह व्यक्ति नहीं था जिसे उसने अभी अभी अपमानित किया था। उनके पीछे नागरिकों की छोटी भीड़ चुप होने लगी थी। सब इंतजार कर रहे थे, कुछ बदल रहा था, और जो कोई भी इसे देख रहा था वह जानता था कि वह मोड़ आ चुका था। बिना किसी संकेत के लिली एक कदम आगे बढ़ी और सब इंस्पेक्टर वर्मा की वर्दी का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी हरकत तेज थी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं थी। मानो उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रही है। पल भर में उस मध्यम कद के आदमी का शरीर जमीन से उठ गया। उसके दोनों पैर हवा में लटक रहे थे, और एक पल के लिए जिसने भी देखा वह सब अविश्वास में चुप रह गए। सब इंस्पेक्टर वर्मा नेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़े हुए ताकत स्टील जैसी थी। लिली ने उसे अपनी छाती जितनी ऊंचाई तक उठाया, फिर अपनी कमर को थोड़ा घुमाया और वर्मा को ठीक उस पिकअप वैन के बोनट पर दे मारा जिसे वह चला रही थी। जोरदार टक्कर की आवाज आई, धातु दब गई, साइड मिरर हिल गया, और वर्मा का शरीर उस पर आधा मुड़ा हुआ पड़ा था। लिली से कोई चीख नहीं निकली। उसने यह सब एक सपाट चेहरे के साथ किया, यहां तक कि उसके चेहरे पर गुस्सा भी नहीं दिखा। उसने बस एक उत्पीड़न को रोक दिया था। इंस्पेक्टर शर्मा और कांस्टेबल राज जड़ हो गए। उनकी नजरें नाटकीय रूप से बदल गईं। दबंगई से भ्रम और डर में वे हिले तक नहीं, यहां तक कि पीछे भी नहीं हटे। फुटपाथ से देख रहे नागरिक एक साथ चौंक गए। कुछ ने अनजाने में अपने मोबाइल फोन नीचे कर दिए। जो अभी अभी हुआ था उससे वे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। एक सज्जन ने धीरे से कहा, या अल्लाह, विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बड़े हिजाब वाली महिला में ऐसी ताकत हो सकती है। लिली एक कदम पीछे हट गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वर्मा नहीं उठा था। वह अभी भी गीली कमीज और हिजाब उसके चेहरे से चिपके हुए खड़ी थी, लेकिन अब उसकी हरकतों में कोई दया या संदेह नहीं था। उसने चीखी नहीं, न धमकी दी, न आवाज उठाई, लेकिन उसकी हाल की कार्रवाई एक ऐसा जवाब था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उसने चेतावनी दी थी और अब वह समझा रही थी। बिना किसी शब्द के सब इंस्पेक्टर वर्मा का शरीर अभी भी सफेद पिकअप वैन के बोनट पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। जो बोनट पहले सपाट था वह अब बीच में काफी गहरा दब गया था। यह दर्शाता है कि उसे कितनी ताकत से मारा गया था। आदमी धीरे से कराह रहा था। उसका एक हाथ अपने लगभग मुड़े हुए शरीर को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी रीढ़ और कंधे ने टक्कर का बोझ सहा था। वह तुरंत उठ नहीं सका। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें घबराई हुई दिख रही थीं। इंस्पेक्टर शर्मा, जो सबसे करीब खड़ा था, तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा अभिमानी से पीला पड़ गया। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर लगी लाठी की ओर बढ़ा, लेकिन उसे निकालने में हिचकिचाया। वह जानता था कि हिंसा जितनी तेजी से वह अनुमान लगा सकता है, उतनी ही तेजी से पलट जाएगी। कांस्टेबल राज, जो उनमें सबसे छोटा था और भी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसकी आंखें फैल गई थीं और उसका शरीर लगभग कांप रहा था। वह तो पीछे मुड़कर भागने का रास्ता भी ढूंढ रहा था अगर स्थिति और बिगड़ जाती। मैडम, मैडम, हम शांति से बात कर सकते हैं, कांस्टेबल राज ने धीरे से कहा, लगभग बिना किसी लहजे के। लेकिन लिली नहीं हिली।
उसने बस उन्हें बिना किसी भाव के शांत भाव से देखा। पानी अभी भी उसके हिजाब से टपक रहा था और उसकी कमीज का किनारा अभी भी गीला होकर उसके पैरों से चिपका हुआ था। लेकिन अब कोई भी उसे पवित्र कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चुप्पी में हर कोई यह महसूस करने लगा कि यह महिला सिर्फ सामान्य नहीं थी। उसके पहनावे के पीछे कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने इतने समय से कम आंका था। सड़क के उस पार नागरिकों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। अविश्वसनीय, वह उस्तादा किसी आदमी को ऐसे ही उठा सकती है, एक युवा लड़के ने फुसफुसाया। मोबाइल कैमरे फिर से उठा लिए गए। अब सभी की नजरें अभी भी खड़े दोनों अधिकारियों पर थीं और वे जानते थे कि कुछ ही सेकंड में यह सारी रिकॉर्डिंग फैल सकती है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, उन्हें चुनना था, लड़ना या पीछे हटना। और उनके चेहरों से वह चुनाव पहले ही स्पष्ट दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि सब इंस्पेक्टर वर्मा उठने में असमर्थ है और उस्तादा लिली अभी भी सीधी खड़ी है, तीनों अधिकारियों की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आखिरकार टूट गई। कांस्टेबल राज सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था। वह तुरंत पलटकर किनारे की ओर भागने लगा, सड़क के किनारे तेजी से दौड़ता हुआ। अपनी घबराहट में उसका पैर फुटपाथ पर पड़े एक छोटे से कंक्रीट के टुकड़े से टकराया। वह लगभग गिर गया और फिर गंदे घुटनों के साथ उठा, पीछे मुड़कर देखे बिना दौड़ता रहा। इंस्पेक्टर शर्मा भी उतना ही घबराया हुआ था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस पीछे हटा और उन नागरिकों को घूरने लगा जो उसकी ओर उंगलियां उठा रहे थे। वह चौकी की ओर भागते समय एक पार्क की हुई मोटरसाइकिल से टकराया और फिर उसमें कूद गया जैसे सुरक्षा ढूंढ रहा हो। लेकिन उसका कोई आत्मसम्मान नहीं बचा था। सब कुछ स्पष्ट डर में बदल गया था। उसने अनजाने में अपनी टोपी सड़क के बीच में फेंक दी थी। सब इंस्पेक्टर वर्मा, जिसे पहले पटका गया था, मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी पीठ पकड़े हुए था, कुछ कदम लंगड़ाया और फिर अपने सहयोगियों द्वारा चौकी की ओर खींचा गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन लिली से दूर जाने का उसका संकल्प उसके शरीर के दर्द से ज्यादा मजबूत था। तीनों अब चौकी के शीशे के पीछे फिर से इकट्ठे हो गए थे, जिसे नागरिकों ने घेरना शुरू कर दिया था। उनमें से कोई भी बाहर आने या कुछ भी समझाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सड़क के उस पार नागरिक और ज्यादा थे। कुछ धीरे धीरे जयकारे लगाने लगे, खुशी में नहीं बल्कि एक तरह की राहत में कि इस बार अन्याय नहीं जीता था। इस बीच लिली ने बस अपना हिजाब ठीक किया और फिर गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन के लिए संदेश दे दिया गया था, स्पष्ट रूप से और ज्यादा शब्दों की जरूरत के बिना। जैसे ही तीनों अधिकारी नजर से ओझल हो गए, सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। जो नागरिक पहले सिर्फ फुटपाथ से देख रहे थे, वे अब धीरे धीरे सफेद पिकअप वैन के पास आने लगे, जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। कोई चीख नहीं रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, लेकिन उनके चेहरे एक जैसे थे, विस्मय से भरे हुए, आश्चर्य और सम्मान से मिश्रित। उनमें से कुछ के हाथ में अभी भी मोबाइल फोन थे, लेकिन कोई भी ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे बस चुप्पी में खड़े थे, जैसे वे उस महिला को परेशान नहीं करना चाहते थे जिसने अभी अभी कुछ ऐसा दिखाया था जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लिली अपनी गाड़ी के बगल में थोड़ी देर खड़ी रही, फिर उसने अपने अभी भी गीले हिजाब का किनारा पकड़ा और हल्के से अपने चेहरे पर पोंछा। पानी उसकी ठोड़ी से टपक रहा था, लेकिन उसने कोई थकान या गुस्सा नहीं दिखाया। उसके चेहरे से बस शांति झलक रही थी। उसकी नजर सड़क के उस पार छोटी भीड़ पर पड़ी। कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों ने एक संदेश दिया। वह प्रशंसा नहीं चाहती थी, वह बस चाहती थी कि न्याय सही तरीके से हो। बिना ज्यादा बोले,
लिली ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से टिके थे और उसने इंजन चालू कर दिया। अभी भी हवा में लटके सन्नाटे के बीच इंजन की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। उसे कोई जल्दी नहीं थी, न ही कोई हिचकिचाहट। उसने बस बाईं और दाहिनी ओर के शीशे में एक बार फिर देखा और फिर धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। सफेद पिकअप वैन चलने लगी, डामर पर टायर के निशान छोड़ती हुई जो अभी भी पिछले पानी के छिड़काव से गीले थे। उसके पीछे नागरिक अभी भी खड़े थे। उनमें से कोई भी जल्दी से नहीं हिला। उन्होंने बस गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते देखा, जैसे उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिसके बारे में वे बार बार बताएंगे। उसकी हिंसा के कारण नहीं, बल्कि उसकी शांत और स्वाभाविक बहादुरी के कारण। एक माँ ने अपनी दोस्त से फुसफुसाया, अब वह एक सच्ची उस्तादा है। वह वाक्य धीमा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की बात कहने के लिए काफी था। कुछ महीने पहले श्रीमती सुमति, जो अदिला की माँ थीं, को बाजार जाते समय एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा था। रास्ते में उन्हें तांतो नाम के एक पुलिसकर्मी ने रोका, जिसने दावा किया कि वह नियमित जांच कर रहा है। सुमति को उस समय कोई गलती या नियम का उल्लंघन महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस पुलिसकर्मी के ठंडे चेहरे और तेज लहजे ने उन्हें घबरा दिया था। घबराहट में उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तांतो ने तुरंत सुमति पर एक अस्पष्ट यातायात नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के उन्होंने श्रीमती अदिला पर कुछ पैसे देने के लिए दबाव डाला। राशि कोई मजाक नहीं थी, 1 लाख रुपए, और उन्होंने जोर देकर कहा कि पैसे उसी समय दिए जाने चाहिए। जब सुमति ने समय मांगा तो तांतो ने उन्हें तेज आवाज में डांटा। दबाव और डर के बीच अंततः सुमति ने हार मान ली और उस मांग को मान लिया, हालांकि उन्हें अपने छोटे से घर पर चलाने वाली दुकान की बचत से पैसे निकालने पड़े। उस घटना के बाद सुमति बहुत बदल गईं। वह अब पहले जैसी खुश नहीं रहती थीं जब वह बाजार जाती थीं या पड़ोसियों के साथ बातचीत करती थीं। जब भी वह किसी पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर देखती थीं, तो वह तनावग्रस्त और चिंतित दिखाई देती थीं। अदिला, जो अपनी मां के साथ रहती थी, ने इस बदलाव को महसूस किया। अपनी मां को कहानी बताने में समय लगा, और जब अंततः सब कुछ सामने आया, तो अदिला केवल अपनी भावनाओं को रोकते हुए चुपचाप बैठी रही। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक वर्दीधारी व्यक्ति उनकी मां के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। उस दिन से अदिला तांतो का नाम कभी नहीं भूल पाई। उनके मन में वह आदमी किसी भी पद के योग्य नहीं था। वह जानती थी कि उनकी मां अमीर नहीं थीं और ऐसी जबरन वसूली ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी गहरा घाव छोड़ दिया था। अदिला इस मामले को कानून के पास नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगा कि सिस्टम वास्तव में उनका पक्ष नहीं लेगा। उन्होंने चुपचाप कुछ योजना बनानी शुरू कर दी, औपचारिक न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक सिखाने के लिए जो उन्हें लगा कि उचित होगा। अदिला ऐसी इंसान नहीं थी जो आसानी से अपनी भावनाओं को जाहिर कर दें। वह ज्यादातर चुप रहती थीं, देखती थीं और सोचती थीं। लेकिन अपनी मां की कहानी सुनने के बाद से उनका मन बेचैन हो गया था। वह अक्सर रात में जागती थीं, उस घटना को अपने सिर में दोहराती रहती थीं। उन्होंने तर्कसंगत रूप से सोचने की कोशिश की। उन्होंने शिकायत करने या मदद लेने पर भी विचार किया, लेकिन सभी विकल्प बेकार लगते थे। वह तांतो जैसे अधिकारियों की प्रतिष्ठा जानती थीं, जो चालाक थे और जिनके कई संबंध थे। उन्हें लगा कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का एकमात्र तरीका सीधे कार्रवाई करना था, बिना कानूनी रास्ते में शामिल हुए जिसमें हेरफेर किया जा सके। अपनी मां द्वारा घटना बताए जाने के कुछ दिनों बाद
अदिला ने चुपचाप तांतो की दिनचर्या का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि वह पुलिसकर्मी कब और कहां अक्सर ड्यूटी पर होता था, ड्यूटी पर उसका व्यवहार कैसा था और बिना संदेह पैदा किए उसके पास जाने का कोई तरीका था या नहीं। उन्होंने परिचालन के घंटों से लेकर चौकी के स्थान तक और पुलिसकर्मी सड़क पर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता था, सब कुछ विस्तार से नोट किया। जितनी ज्यादा जानकारी उन्होंने इकट्ठा की, उतनी ही अदिला को विश्वास हो गया कि उनकी योजना काम कर सकती है। कुछ हफ्तों तक अदिला ने खुद को एक मिलनसार और मासूम आम नागरिक के रूप में पेश किया। उन्होंने जानबूझकर कई बार उसी जगह से गुजरी जहां तांतो आमतौर पर ड्यूटी पर होता था। उन्होंने कभी कभी एक विनम्र मुस्कान के साथ संक्षिप्त अभिवादन भी किया। वह जानती थीं कि उनका खूबसूरत चेहरा तांतो जैसे पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक फायदा हो सकता है। और वाकई कई बार उस आदमी ने उनकी मुस्कान का जवाब ऐसी नजर से दिया जिससे स्पष्ट दिलचस्पी झलक रही थी। अदिला ने उस प्रतिक्रिया को अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में संजोकर रखा। घर पर सामान्य व्यवहार करते हुए अदिला ने स्थान और परिदृश्य तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने स्वर्गीय चाचा का एक पुराना गोदाम याद आया जो जंगल के किनारे पर था, एक ऐसी जगह जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था और जो बस्तियों से दूर थी। उन्होंने उसके अंदर के हिस्से को थोड़ा सा साफ किया, जांच की कि क्या दरवाजा बाहर से अभी भी बंद किया जा सकता है और किसी को बांधने के लिए आवश्यक उपकरण ढूंढे। यह सब बिना जल्दबाजी के किया गया। अदिला के लिए यह योजना एक बार में की जानी थी, लेकिन सटीक होनी थी। और जब समय आया, वह तैयार थी। उस दिन सूरज बहुत तेज था। गर्मी से सड़कें धूल भरी और सूखी हो गई थीं। लेकिन अदिला ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था, जिसमें तांतो के पास जाने का सबसे अच्छा समय भी शामिल था। दोपहर करीब 12 बजे वह मुख्य सड़क के किनारे एक छोटी सी जांच चौकी पर पहुंची। चौकी साधारण थी, केवल एक मेज, प्लास्टिक की कुर्सियां और एक बड़ी छाता धूप से बचाने के लिए थी। वहां वह व्यक्ति खड़ा था जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, तांतो अपनी कसी हुई वर्दी और नाक पर धूप के चश्मे के साथ। वह आराम से बैठा था। कभी कभी वह खड़े होकर गुजरते वाहनों की जांच करता था। अदिला धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास से चौकी के पास पहुंची। उन्होंने आकस्मिक कपड़े पहने थे जिससे वह एक आम नागरिक जैसी दिख रही थीं, एक गहरी हरी टी-शर्ट और काली कार्गो शॉर्ट्स। उनके लंबे बाल खुले थे, हवा के कारण थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन इससे उनका प्राकृतिक लुक और भी बढ़ गया था। जैसे ही तांतो ने उन्हें देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजरें अदिला के चेहरे से उसके पूरे शरीर पर तेजी से घूमी, इससे पहले कि वह फिर से औपचारिक अभिव्यक्ति पर लौट आया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैडम? उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा। अदिला ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, जिसे उन्होंने पहले से ही अभ्यास कर लिया था कि उनके परिवार के गोदाम में, जो जंगल के अंदर स्थित है, अभी अभी एक बड़ा सांप घुसते देखा गया है। तांतो ने हल्की हंसी रोकने की कोशिश की। क्या सांप सच में बहुत बड़ा है? उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा। वह लापरवाह लेकिन उत्सुक दिखने की कोशिश कर रहा था। अदिला ने जोर देकर कहा कि सांप का आकार बड़ा था और शायद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि गोदाम काफी एकांत में था और कोई और मदद के लिए नहीं था। उनकी आवाज जोरदार थी, लेकिन फिर भी ईमानदारी झलक रही थी। वह अच्छी तरह जानती थीं कि किस तरह से बात करने पर तांतो जैसे लोग खुद को जरूरी महसूस करेंगे और साथ ही आकर्षित भी होंगे। बिना सोचे समझे तांतो तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी चौकी से एक छोटी सी लोहे की छड़ी ली और अपने एक सहकर्मी को कुछ देर के लिए ड्यूटी पर रहने के लिए कहा।
फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल चालू की और अदिला को बैठने की पेशकश की। अपने मन में अदिला जानती थीं कि उनकी योजना का प्रारंभिक चरण सफल हो गया था। वह पीछे बैठ गई, मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए, और कभी कभी रास्ता दिखाती रही। गोदाम की ओर यात्रा एक संकरी, पथरीली सड़क से होकर शुरू हुई जो सुनसान थी और पेड़ों से घिरी हुई थी। और इस यात्रा के दौरान तांतो को जरा भी शक नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पथरीली सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी, जिसके किनारे अब झाड़ियां उग आई थीं। इंजन की आवाज उस दोपहर की शांति को भंग कर रही थी, जबकि पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। तांतो ज्यादा बात किए बिना गाड़ी चला रहा था, बस कभी कभी दिशा के बारे में पूछता था। अदिला पीछे शांत भाव से बैठी थी। उसके हाथ मोटरसाइकिल के किनारे को पकड़े हुए थे, जैसे वह सच में सांप की मौजूदगी को लेकर चिंतित हो। वह नीचे देख रही थी ताकि अपनी संतुष्ट अभिव्यक्ति को ज्यादा जल्दी न दिखा सके। हेलमेट के पीछे एक हल्की मुस्कान कई बार झलक उठी। जिस गोदाम की ओर वे जा रहे थे, वह बस्ती से काफी दूर था। संकरी पहुंच मार्ग के कारण मोटरसाइकिल को कुछ हिस्सों में धीमा करना पड़ा। तांतो आत्मविश्वास से भरा रहा, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक छोटी सी मदद थी जो उसके लिए पीछे बैठी आकर्षक युवा महिला के पास जाने का अवसर बन सकती थी। उसने कुछ हल्की फुल्की बातें भी कहीं, जैसे क्या आप यहीं पास में रहती हैं, या मुझे पहली बार सांप के मामले में मदद के लिए बुलाया गया है। अदिला ने बस जरूरी जवाब दिए, माहौल को तटस्थ रखा और ज्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। लगभग 15 मिनट की यात्रा के बाद वे एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे जहां ऊंची घास उगी हुई थी। उसके बीच में लकड़ी की पुरानी दीवार वाला एक गोदाम खड़ा था जिसकी छत पर जंग लगी हुई थी। जगह अव्यवस्थित लग रही थी, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए काफी मजबूत थी। अदिला पहले नीचे उतरी और प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। वह रहा, सर। मैंने अभी अभी सुना कि अंदर से कुछ गिरा था, उसने गोदाम की ओर इशारा करते हुए कहा। तांतो ने सिर हिलाया और मोटरसाइकिल से उतर गया, फिर अपने साथ लाई लोहे की छड़ी उठाई। आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ तांतो गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जरा भी संदेह का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी आंखें चारों ओर घूमीं, फिर उसके हाथ ने लकड़ी का दरवाजा धक्का दिया जो केवल कसकर बंद था, ताला नहीं लगा था। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरा छा गया, अदिला ने उसके पीछे अपनी सांसें रोक लीं। जिन क्षणों की उन्होंने इतने लंबे समय से तैयारी की थी, वे अब आ गए थे। जैसे ही तांतो ने पूरी तरह से अपना पीठ मोड़ ली, उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाया और उस चीज को उठाया जिसे उन्होंने पहले से ही दीवार के पीछे तैयार कर रखा था। जैसे ही गोदाम का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, नम और धूल की गंध तुरंत चारों ओर फैल गई। तांतो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। उसके हाथ में लोहे की छड़ी आधी उठी हुई थी, अगर अंदर कोई सांप हो तो तैयार रहने के लिए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अंदर की अंधेरी स्थिति के साथ अपनी दृष्टि को समायोजित करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच अदिला पीछे चुपचाप खड़ी थी। एक हाथ में एक छोटी लकड़ी का ब्लॉक था जिसे उसने दरवाजे के बगल में छिपा रखा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। तांतो कुछ कदम अंदर चला गया, थोड़ा बाईं और दाईं ओर देखते हुए कहा, सांप कहाँ है, मैडम? लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से पलट पाता, अदिला ने लकड़ी का ब्लॉक उठाया और उसे पूरी ताकत से तांतो के सिर के पिछले हिस्से पर घुमा दिया। एक तेज आवाज आई जब लकड़ी टकराई और उस बड़े आदमी का शरीर तुरंत लड़खड़ाकर जमीन पर भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। अदिला तुरंत एक पल के लिए पीछे हट गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आदमी वास्तव में बेहोश था, इससे पहले कि वह आगे बढ़ती।
बिना समय बर्बाद किए अदिला ने अपनी कार्गो पैंट की जेब से एक लंबी नायलॉन की रस्सी निकाली। उन्होंने इसे इंटरनेट वीडियो से सीखे हुए कुछ विशेष गांठों के साथ तैयार किया था। तेजी से और कुशलता से उन्होंने तांतों की दोनों कलाइयों को बांधा और फिर गोदाम की छत पर लगे एक पुराने लोहे के खंभे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए एक छोटे स्टूल का उपयोग किया। उन्होंने रस्सी को वहां फंसाया, जोर से खींचा जब तक कि तांतों का शरीर खड़े होने की स्थिति में लटक नहीं गया। उसके दोनों पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे, लेकिन उसके घुटने कमजोर थे, सिर नीचे झुका हुआ था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बंधन मजबूत था और ढीला नहीं किया जा सकता था, अदिला कुछ कदम पीछे हट गई और अपने काम के परिणाम को देखा। पसीना उसके कनपटी से टपक रहा था, लेकिन उसके हाथ अभी भी स्थिर थे। यह उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन गुस्सा और अपनी रोती हुई मां की याद ने उसे वहां खड़े रहने पर मजबूर किया, सामने लटके हुए बेहोश शरीर को देखते हुए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और यह सिर्फ शुरुआत थी। तांतों ने धीरे धीरे अपना शरीर हिलाया, धीरे से कराह रहा था। उसका सिर भारी लग रहा था और उसका शरीर कमजोर था। उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से आंखें खोल पाता, ठंडे पानी का एक छींटा उसके चेहरे और शरीर पर पड़ा। वह सदमे में चौंक गया, खांसा और फिर घबराकर आंखें खोली। उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, चेतना तुरंत आ गई। वह लटक रहा था। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर बंधे हुए थे और उसका शरीर आजादी से हिल नहीं सकता था। गोदाम अंधेरा और खाली था। केवल एक आकृति उसके सामने खड़ी थी, अदिला, एक सपाट चेहरे और ठंडी नजर के साथ। अदिला, यह क्या है? मुझे छोड़ दो कृपया। उसकी आवाज भ्रम और डर से भर गई थी। वह बंधन से खुद को छुड़ाने की कोशिश में छटपटाया, लेकिन मजबूत नायलॉन की रस्सी ने कोई ढील नहीं दी। अदिला ने जवाब नहीं दिया, बस उस आदमी के चेहरे को बिना किसी भावना के देखती रही। उसकी आंखें तेज थीं, उसके जबड़े कस गए थे। फिर वह पल भर के लिए पीछे मुड़ी, गोदाम के कोने से कुछ उठाया, एक छोटी सी चमड़े की चाबुक जिसे उसे अपने चाचा के पुराने सामान की दराज से मिली थी। जैसे ही वह फिर से उसकी ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह तांतों के सामने बिना एक शब्द कहे खड़ी थी। पहली चाबुक तांतों के पेट पर जोर से लगी। उसकी चीख तुरंत दर्द और सदमे के मिश्रण में निकल गई। दूसरी चाबुक उसकी छाती पर लगी, फिर तीसरी उसकी जांघ पर। अदिला ने कुछ नहीं कहा, बस चाबुक मारती रही, धीरे धीरे लेकिन लक्ष्य पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि दर्द फैल जाए और महसूस हो। तांतो लगातार चिल्लाता रहा, शिकायत करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वह आवाज अदिला के कानों में सिर्फ गूंज रही थी। उस आदमी के मुंह से निकली चीख और रोना उसके चेहरे पर जरा भी सहानुभूति नहीं ला पाया। उसके लिए यह केवल बदला नहीं था, बल्कि उस लाचारी की अभिव्यक्ति थी जिसे उसने अपनी मां के चेहरे पर देखा था। कुछ मिनटों के बाद अदिला रुक गई। उसके हाथ थक गए थे, लेकिन वह अभी भी अपनी सांस रोककर खड़ी थी। तांतो अब रो रहा था, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसका शरीर चोटिल और कांप रहा था। वह लगातार गिड़गिड़ाता रहा, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। लेकिन अदिला बस उसे देखती रही और फिर चाबुक जमीन पर रख दी। एक पल के लिए वह कमरा शांत हो गया। केवल एक बंधे हुए वयस्क आदमी के रोने की आवाज और एक महिला की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं जिसने बहुत देर तक गुस्सा दबाकर रखा था। यह सिर्फ शुरुआत थी और अदिला अच्छी तरह जानती थी कि वह अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद अदिला धीरे से नीचे झुकी और गोदाम के कोने में रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई। छड़ी ज्यादा लंबी नहीं थी, केवल लगभग आधा मीटर,
लेकिन ज्यादा गहरा दर्द देने के लिए यह काफी भारी और मजबूत थी। उन्होंने इसे कसकर पकड़ा और फिर तांतों के सामने खड़ी हो गईं। वह आदमी अब बस कमजोर होकर लटका हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखें रोने के कारण सूजी हुई थीं। उसका शरीर पहले से ही चाबुक के निशानों से भरा था, लेकिन अदिला को अभी भी यह काफी नहीं लग रहा था। उनके मन में दर्द उनकी मां द्वारा अनुभव किए गए डर और अपमान के बराबर नहीं था। दृढ़ कदमों के साथ अदिला ने छड़ी को तांतों की छाती की ओर घुमाया। जोरदार टक्कर की आवाज आई और उस आदमी के मुंह से एक नई चीख निकली। बिना किसी ठहराव के अदिला ने फिर मारा, इस बार उसकी बाह और पेट पर। हर बार जब छड़ी टकराती तो तांतों का शरीर दर्द से कांप जाता, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसका शरीर लटका हुआ था और वह केवल स्वीकार कर सकता था। उसकी चीखें जोर से सुनाई दे रही थीं, दर्द और डर को गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। गोदाम मुख्य सड़क से बहुत दूर था, घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। तांतों ने छटपटाने की कोशिश की, आजाद होने की उम्मीद की, लेकिन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने बार बार गिड़गिड़ाया, अदिला और दया का नाम लिया, लेकिन अदिला का चेहरा अभी भी ठंडा था। वह अब चीखों को मदद की पुकार के रूप में नहीं सुन रही थी, बल्कि एक अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति के रूप में सुन रही थी कि यह आदमी अब जानता था कि शिकार होना कैसा लगता है। हर बार जो उसने किया, वह अपनी मां की डरी हुई, सूजी हुई आंखों और कांपती हुई आवाज में घर लौटने की याद को वापस ला रहा था। अदिला उस याद को मिटा नहीं सकती थी, लेकिन वह यह सुनिश्चित कर सकती थी कि जिसने इसे पैदा किया था, वह इसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कुछ आखिरी वार के बाद अदिला आखिरकार रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, डर के कारण नहीं, बल्कि शारीरिक थकान और भावनात्मक अतिभार के कारण। वह वहां खड़ी रही, तांतों के शरीर को देखती रही जो अब लटक रहा था। उसकी वर्दी कुछ जगहों पर फटी हुई थी और कुछ खुले घावों से पतला खून बह रहा था। अदिला ने गहरी सांस ली और फिर छड़ी को जमीन पर गिरा दिया। दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि उसे अपनी भावनाओं को फिर से व्यवस्थित करना था। यह अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे शांत रहना था। आकाश का रंग बदलने लगा था जब अदिला गोदाम से बाहर निकली। सूरज की बची हुई रोशनी घने पेड़ों के पीछे से झांक रही थी, जिससे जंगल का माहौल और ज्यादा उदास लग रहा था। उन्होंने गोदाम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ कसकर बंद था। उस संकरे रास्ते से बाहर निकलते हुए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। उन्होंने जिस मोटरसाइकिल को चलाया था, वह सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। रात की हवा उसकी त्वचा पर महसूस होने लगी थी, जो अभी भी पसीने से चिपचिपी थी। लेकिन अदिला का दिमाग एक चीज पर केंद्रित था। उन्हें अपनी मां को अपनी अनुपस्थिति का एहसास होने से पहले घर पहुंचना था। घर पहुंचते ही अंदर का माहौल सामान्य लग रहा था। उनकी मां लिविंग रूम में बैठी थीं, पिछले रातों की तरह ही टेलीविजन देख रही थीं। कहाँ थी डेल? उनकी मां ने लापरवाह लहजे में पूछा। अदिला ने संक्षिप्त जवाब दिया, यह दावा करते हुए कि वह शहर के बाहर एक दोस्त की मदद कर रही थीं जिसे कोई समस्या हो गई थी। सुमति ने सिर हिलाया, राहत महसूस करते हुए कि उनकी बेटी समय पर घर लौट आई थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अदिला अपने कमरे में चली गई, धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर अपने बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके चेहरे की शांति के पीछे उसका दिमाग संघर्ष कर रहा था। अदिला कमरे की दीवार से सटकर बैठ गई। उसकी आंखें छत पर खाली नजर से देख रही थीं, जबकि उसकी उंगलियां अनजाने में आपस में मिल रही थीं। रात की खामोशी में
धीरे धीरे अपराध बोध की भावना उभरने लगी। वह जानती थी कि उसने जो किया था वह कोई छोटी बात नहीं थी, किसी को यातना देना। हालांकि उस व्यक्ति ने वास्तव में एक बड़ी गलती की थी, उन्होंने अपने फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या यह सही तरीका था? क्या उन्हें अभी जो संतुष्टि महसूस हुई थी, वह वास्तव में इस सब जोखिम के लायक थी? लेकिन जैसे ही उनकी मां का चेहरा फिर से उनके दिमाग में आया, सूजी हुई आंखें, कांपती हुई आवाज, डर से कांपता हुआ शरीर, संदेह फिर से गायब हो गया। अपने मन में अदिला को लगा कि यह केवल बदला नहीं था, यह उस आत्मसम्मान को वापस पाने के बारे में था जिसे जबरदस्ती छीन लिया गया था। वह जानती थी कि कानून तांतो जैसे लोगों को छू भी नहीं पाएगा। उन मामलों की बहुत सी कहानियां थीं जो बस गुमनामी में डूब गए थे। लेकिन उस रात, हालांकि उनका शरीर थक गया था और उनका दिमाग अस्तव्यस्त था, उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह लेट गईं, धीरे से कंबल खींचा और आंखें बंद कर लीं। गहरी नींद सोने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को कल तक टिके रहने का समय देने के लिए। अगली सुबह अदिला सामान्य से जल्दी उठी। वह तुरंत घर से बाहर नहीं निकली, बल्कि अपनी मां की थोड़ी देर मदद की। उसके बाद उन्होंने बाहर जाने की अनुमति मांगी, यह बहाना बनाकर कि वह उपनगरीय इलाकों में किराने का सामान पहुंचाने जा रही थीं। सुमति ने बिना किसी संदेह के सिर हिलाया, अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रही थीं कि वह दूसरों की मदद करने में इतनी मेहनती थी। अदिला ने एक छोटा सा बैकपैक उठाया जिसमें पानी, अतिरिक्त रस्सी और कुछ ऐसा था जो उसे पिछली रात मिला था। घर के पीछे की अटारी में फंसा एक मरा हुआ चूहा। उसे घिन नहीं आई, न ही उसे कोई हिचकिचाहट हुई, क्योंकि उसका संकल्प मजबूत था। गोदाम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सड़कें अभी भी सुनसान थीं, सुबह की हवा नम और शांत थी। गोदाम पहुंचते ही अदिला ने दरवाजे का ताला खोला और दृढ़ कदमों के साथ अंदर चली गई। सुबह की रोशनी दीवार में छोटे छोटे छेदों से गुजर रही थी, तांतों के शरीर पर चमक रही थी जो अभी भी बंधा हुआ था और कमरे के बीच में कमजोर होकर लटका हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, उसका शरीर पसीने से तर था और वह कल से ज्यादा कमजोर दिख रहा था। जैसे ही उसने अदिला को अंदर आते देखा, उसकी आवाज धीमी और कर्कश सुनाई दी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। कृपया बस करो, मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अदिला ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना बैग खोला, मृत चूहा निकाला और धीरे धीरे तांतों की ओर बढ़ी। वह आदमी पहले भ्रमित लग रहा था और फिर घबरा गया जब उसने देखा कि अदिला क्या लेकर आई थी। उसने कमजोर तरीके से सिर हिलाया, अपना चेहरा दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं हिल नहीं सका। एक हाथ से अदिला ने उसका जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने मृत चूहे को आदमी के मुंह में धकेल दिया। तांतों की प्रतिक्रिया सहज थी। उसका शरीर कांप गया, उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से बच नहीं सका। तुरंत उसे उल्टी होने लगी, उसका शरीर मतली से ऐंठा और उल्टी का तरल गोदाम के फर्श पर टपकने लगा। अदिला कुछ कदम पीछे हट गई, मृत चूहे को एक खाली बाल्टी में रखा, फिर दूसरी बाल्टी से पानी लिया और तांतों के शरीर पर डाला। इस बार उसे होश में लाने के लिए नहीं, बल्कि आदमी के चेहरे और छाती से उल्टी के अवशेषों को साफ करने के लिए। वह अभी भी कुछ नहीं बोली थी। उसकी चुप्पी में भावनाएं उमड़ रही थीं। यह सिर्फ दर्द देने के बारे में नहीं था, बल्कि तांतों को इतना लाचार महसूस कराने के बारे में था जितना उसकी मां को बिना किसी सुरक्षा के जबरन वसूली करते समय महसूस हुआ था। और उस सुबह उसके शरीर और चेहरे की गीली हालत में तांतो पूरी तरह से जानता था कि अदिला मजाक नहीं कर रही थी। तांतो के शरीर और चेहरे पर पानी डालने के बाद, जो अब और ज्यादा कमजोर हो चुका था, अदिला उस आदमी के सामने मूर्तिवत खड़ी थी।
उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। डर के कारण नहीं, बल्कि पिछली रात से जमा भावनात्मक दबाव के कारण। उसकी नजर गोदाम के फर्श पर खाली थी, जो अब उल्टी और पानी के छींटों से गंदा हो चुका था। उसने गहरी सांस ली, अपनी छाती में बढ़ती हुई हलचल को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो अब बेकाबू होने लगी थी। हालांकि तांतों के मुंह से निकली धीमी कराहट एक उत्प्रेरक बन गई। उसने जो भावनाएं दबाई थीं, वे फूट पड़ी। अदिला मुड़ी और एक बेंत उठाई जिसे उसने गोदाम के कोने में रखा था। उसने उसे कसकर पकड़ा और फिर तेजी से कमरे के बीच में बढ़ी। गुस्से में एक वार के साथ बेंत तांतों की कमर पर लगी। एक तेज आवाज आई, जिसके बाद उस आदमी की दर्द भरी चीख निकली। लेकिन इस बार पहले से अलग था। अदिला उसे पीटते हुए रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू जोर से बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ और बेंत का वार नहीं रुका। एक बार, दो बार, तीन बार, सब कुछ उन भावनाओं से आया था जिन्हें उसने पहले कभी बाहर नहीं निकाला था। अपने आंसुओं के बीच अदिला चिल्लाने लगी। उसकी आवाज टूट रही थी, कभी कभी लड़खड़ा रही थी, लेकिन निराशा और दर्द से भरी हुई थी। यह सब तुम्हारी वजह से है, वह चिल्लाई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से सो नहीं पाती है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, क्योंकि तुमने उसे ऐसे डांटा जैसे उसकी कोई इज्जत ही न हो। ये वाक्य बिना किसी फिल्टर के निकले, जैसे कि एक विस्फोट जो इतने लंबे समय से उसके सीने में दबा हुआ था। हर शब्द उसके आंसुओं को और ज्यादा बढ़ा रहा था, और उसके हाथ में बेंत चलती रही। यह सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि उन सभी अन्यायों को बाहर निकालने का साधन था जो उसने इतने समय से महसूस किए थे। तान तो जवाब नहीं दे सका। उसकी आवाज खो गई थी। केवल उसका शरीर दर्द के कारण कभी कभी हिलता था। उसने अब और भीख नहीं मांगी, बस सिर झुकाकर कमजोर तरीके से सुबकने लगा। इस बीच अदिला आखिरकार रुक गई। वह चुपचाप खड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने बेंत को फर्श पर ऐसे ही गिरा दिया। उसका रोना अभी रुका नहीं था, लेकिन उसकी आवाज धीमी होने लगी थी। फिर वह गोदाम के कोने में पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर चली गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बैठ गई। इस योजना की शुरुआत के बाद पहली बार अदिला शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी थकी हुई महसूस कर रही थी। अदिला अभी भी गोदाम के कोने में लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसका शरीर झुका हुआ था। उसकी दोनों कोहनियां उसके घुटनों पर टिकी थीं और उसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। उसका रोना अब छिपा नहीं था। वह कुछ भी रोकने के लिए बहुत थक चुकी थी। उसके मन में सब खत्म हो चुका था। गुस्सा फूट चुका था। लेकिन अब जो बचा था वह केवल एक खालीपन था। उसकी सांसें भारी थीं जो कमरे में गूंज रही थीं, सिवाय बीच में लटके हुए शरीर से निकली धीमी कराहट के। वह गोदाम उन सभी भावनाओं का गवाह था जो पहले कभी व्यक्त नहीं की गई थीं। लेकिन बिना किसी चेतावनी के वह शांति भंग हो गई। मुख्य दरवाजे से एक तेज आवाज आई। धड़ाम। गोदाम का दरवाजा बाहर से तोड़ दिया गया। लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी तेजी से अंदर आ गए। उनके बीच दो लोग खोजी कुत्ते लिए हुए थे जो अंदर आते ही जोर से भौंकने लगे। अदिला चौंक गई और स्वाभाविक रूप से खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर अकड़ गया। उसकी नजर सीधे पुलिसकर्मियों पर पड़ी जिन्होंने टॉर्च और बंदूकें कमरे के चारों ओर घुमाईं, इससे पहले कि उनकी नजर उस पर और गोदाम के बीच में लटके हुए आदमी पर रुक गई। एक वरिष्ठ अधिकारी पास आया और हथियार नीचे रखने का इशारा किया। जो दृश्य उन्हें मिला वह चौंकाने वाला था। एक युवा महिला रोती हुई और भ्रमित अवस्था में थी, और उसके सामने एक पुलिसकर्मी का शरीर बुरी तरह से पीटा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे।
माहौल अचानक शांत हो गया। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज और गोदाम के क्षेत्र में चल रहे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पुलिसकर्मी तुरंत तांतो के पास गए ताकि उसकी शारीरिक स्थिति सुनिश्चित कर सकें। उनमें से एक ने उसकी नब्ज जांची और संकेत दिया कि वह आदमी अभी भी जीवित था। हालांकि उसकी हालत गंभीर थी, अदिला ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ पुलिसकर्मी धीरे धीरे उसके पास आए और बात करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल खाली नजर से देख रही थी। उन्होंने जब उसे हथकड़ी लगाई तो उसने विरोध नहीं किया, न सवाल पूछा, न कोई प्रतिक्रिया दी। मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। एक अधिकारी ने उसका नाम पूछा और जब उसने धीरे से जवाब दिया तो अधिकारी ने अपने सहयोगियों के साथ नजरें मिलाईं। वह नाम उस रिपोर्ट से मेल खाता था जो उन्हें मिली थी। एक बूढ़ी माँ की रिपोर्ट जिसने महसूस किया कि उसकी बेटी बहुत समय से बदल गई थी और उसने एक बार जिक्र किया था कि उसे तांतो नाम के एक पुलिसकर्मी ने ब्लैकमेल किया था। उस छापे से कुछ दिन पहले सुमति बेचैन थी। उन्हें अदिला में एक उल्लेखनीय बदलाव महसूस हुआ। उनकी बेटी, जो आमतौर पर शांत और व्यवस्थित रहती थी, हाल ही में अक्सर सुबह जल्दी निकल जाती थी और देर रात लौटती थी, जिसके कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होते थे। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में कुछ भारीपन था। एक माँ के रूप में सुमति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या है, लेकिन उनकी भावनाएं झूठ नहीं बोल सकती थीं। उन्होंने फिर हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाकर सलाह ली, न कि औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए। शिकायत कक्ष में सुमति ने कुछ महीने पहले हुई अपनी दुखद घटना बताई, जब उन्हें तांतो नाम के एक पुलिस अधिकारी ने ब्लैकमेल किया था। उन्होंने अदिला में उस घटना के बाद से आए बदलावों के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की। जिस अधिकारी ने रिपोर्ट ली, उसने गंभीरता से सुना। इसके अलावा तांतो नाम के पुलिसकर्मी के संदिग्ध व्यवहार के बारे में रिपोर्ट पहली बार नहीं आई थी। इस बात के साथ कि तांतो कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति के गायब हो गया था। जांचकर्ताओं को संदेह होने लगा कि इन सब में कोई संबंध था। जांच तुरंत शुरू कर दी गई। पुलिस ने तांतो की पिछली गतिविधियों का पता लगाया और उन्हें सुमति की रिपोर्ट से मिलाया। आसपास के नागरिकों और सड़क के रिकॉर्ड से पता चला कि अदिला को आखिरी बार तांतो के साथ मोटरसाइकिल पर जंगल के किनारे की ओर जाते हुए देखा गया था। कुत्तों की मदद से एक छोटी टीम को भेजा गया। उन्होंने संकरे रास्तों का पता लगाया और अंततः एक संदिग्ध पुराने गोदाम का पता लगाया। बाहर से यह सुनसान लग रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल के निशान और कुत्तों द्वारा सूंघी गई गंध ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो यह संदेह साबित हो गया। अदिला अब अस्थायी हिरासत में थी। उसने कुछ भी इनकार नहीं किया। पूछताछ कक्ष में उसने हर सवाल का जवाब धीमी लेकिन ईमानदार आवाज में दिया। उसने अपने सभी कार्यों को स्वीकार किया, जिसमें उसके कारण उसकी मां के साथ हुए व्यवहार पर निराशा और गुस्सा भी शामिल था। इस बीच तांतो को शरीर पर चोटों के साथ बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी जान बचाई जा सकी। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। एक सत्ता के दुरुपयोग का शिकार था, दूसरा गहरे बदले के कारण हमला करने वाला अपराधी था। चिकित्सा जांच और आंतरिक जांच के बाद तांतो की पुलिस बल से सदस्यता आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई। उसके पिछले रिकॉर्ड की फिर से जांच की गई और जबरन वसूली की कई पुरानी रिपोर्टें मिलीं जो पहले सबूतों की कमी के कारण गुमनाम हो गई थीं। इस बार सुमति की गवाही और अदिला के कबूलनामे के साथ
उसके मामले को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तांतो को नैतिक और कानूनी रूप से दोषी ठहराया गया और अनादरपूर्वक बर्खास्त कर दिया गया। जबरन वसूली और सत्ता के दुरुपयोग के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और वर्दी जिसे वह कभी गर्व करता था, पल भर में गायब हो गई। इस बीच अदिला का भाग्य अलग था। हालांकि उसका मकसद अपनी मां के प्रति प्यार से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अपने हाथों में कानून लेने की कार्रवाई को अभी भी अवैध माना गया। उसे गंभीर शारीरिक हमले का संदिग्ध घोषित किया गया, जिसके लिए निर्विवाद सबूत थे। पुलिस स्टेशन में वह अस्थायी हिरासत कक्ष में चुपचाप बैठी थी, उसी कपड़े पहने हुए थी। उस घटना के बाद से उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे, फिर भी उसका चेहरा शांत था। वह गुस्सा नहीं थी, न ही अपना बचाव कर रही थी। बस कभी कभी सिर झुकाकर इस बात पर पछतावा करती थी कि अपनी मां का बचाव करने के लिए उसने जो रास्ता चुना था, उसके गंभीर परिणाम निकले थे। सुमति धीरे धीरे पुलिस स्टेशन आईं। उनके साथ एक अधिकारी था जिसने उन्हें प्रतीक्षालय में जाने में मदद की। जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो वह तुरंत रो पड़ी। धातु की हथकड़ियों से बंधे अदिला के हाथों को देखकर उनके आंसू बेकाबू हो गए। माफ करना मां, यह सब मेरी गलती है मां, वह बार बार कहती रहीं, अपनी बेटी के हाथों को पकड़े हुए। अदिला ने धीरे से उनकी पकड़ का जवाब दिया। हालांकि उसके हाथ आसानी से हिल नहीं पा रहे थे, वह केवल अपनी मां को देख सकती थी और धीरे से सिर हिला सकती थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है मां, मैंने बस तरीका गलत चुना, अदिला ने धीमी आवाज में आंसू बहाते हुए कहा। उस कमरे में अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं था। जो बचा था वह सिर्फ दो महिलाएं थीं जो एक दूसरे से प्यार करती थीं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई में फंसी हुई थीं। दूर से देख रहे पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने बस नोट किया कि यह मामला सिर्फ कानून के उल्लंघन से कहीं ज्यादा था। यह पुराने घावों के बारे में भी था जिन्हें अंततः सबसे दर्दनाक रूप में फूटने दिया गया था।